नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने फिर दिखाई अकड़, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से किया इनकार, जिसके बाद भारत ने बना लिया है बड़ा प्लान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के चुनाव का, कूच बिहार जाने से रोकने पर भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, रैली रद्द हो चुकी है यहाँ पर ममता बनर्जी की, और बड़ा झटका टीएमसी को बंगाल चुनाव में लगा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन ने दिखाई अकड़, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने से इनकार। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिश के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत का दौर जारी है। इस बीच चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग से अपने सैनिकों और गाड़ियों को हटाने से इनकार कर दिया है। चीन की ओर से यह कठोर रवैया फरवरी में पैंगोंग झील सेक्टर पर दोनों स्तर पर सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर बनी सहमति के बाद आया है। भारतीय सेना के 14 कॉर्प्स से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि कल दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें चीन की ओर नरमी की जगह कठोरता दिखाई गई। दोनों देश के बीच सैन्य स्तर की 11वें दौर की बैठक करीब 13 घंटे तक चली, और यह उस अहम बैठक के बाद आयोजित की गई जिसमें लद्दाख गतिरोध को खत्म करने के लिहाज से विवादित पैंगोंग झील से सैनिकों के पीछे हटाने को लेकर रजामंदी हुई, जो एक दूसरे पर महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित पोस्ट पर तैनात थे। यह वार्ता 20 फरवरी को हुई थी। सैटेलाइट इमेज से पता लगा था कि विशालकाय झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर्स कॉम्प्लेक्स में चीनी सेना की ओर से पीछे हटने की कार्रवाई हुई है। हालांकि चीन अभी भी गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्रों को लेकर अड़ा हुआ है। यह दोनों के लिए अहम है। भारत ने इन दोनों पोस्टों में सीमावर्ती सैनिकों और गाड़ियों का एक समान चरणबद्ध तरीके से कमी लाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन चीन की ओर से इसे ठुकरा दिया गया। भारतीय सेना ने कल की बातचीत के बाद जारी बयान में कहा था कि विवाद खत्म करने के लिए बातचीत का दौर जारी रखेंगे। गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और कोंका ला क्षेत्र चीन के लिहाज से बेहद अहम है। चीनी सेना के लिए यहाँ बड़ी मात्रा में रसद की सुविधा है, जो उनके सैनिकों के लिए है। मोटर चालित पैदल सेना प्रभाग, एक तोपखाने ब्रिगेड और वायु रक्षा इकाई के तत्व भी क्षेत्र में तैनात रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया था। वहीं लगातार चले ऑपरेशन के बाद 2 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने भी 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। बताते चले कि इसी दौरान अनंतनाग जिले में भी आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपियां स्थित हादीपुरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पाकर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया, जिस दौरान आतंकवादी उन पर गोलियां चलाने लगे। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। इस तरह आतंकियों के खात्मे की शुरुआत हुई। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान हो गई है। इनमें आसिफ अहमद गनी और फैसल गुलजार चित्रगाम के रहने वाले थे। वहीं तीसरा उबैद अहमद गनोपारा का निवासी था। आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। नए आतंकियों के सरेंडर पर फोकस। आईजीपी कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने हाल ही में आतंकी संगठन में भर्ती हुए युवाओं को सरेंडर कराने पर जोर दे रहे हैं। आतंकी राह पर हाल ही में आगे बढ़े इन युवाओं के परिजन भी अपने बच्चों से सरेंडर की अपील कर रहे हैं, लेकिन पुराने आतंकी उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, कूच बिहार जाने से रोकने पर भड़की ममता, बोली चुनाव आयोग का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कूच बिहार के शीतलकुची में शनिवार को बेकाबू भीड़ द्वारा हमले के बाद CISF द्वारा बचाव में की गई कथित फायरिंग में 4 लोगों की मौत की घटना के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के वहां जाने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने रविवार को चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। अब ममता 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी। ममता ने रविवार सुबह ट्वीट कर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। ममता ने लिखा, उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया है। चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर MCC यानी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। ममता ने आगे लिखा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। मुझे कूच बिहार में 3 दिनों के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पहुंचूंगी। मैं 14 अप्रैल को पीड़ित परिवारों से मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
करेगा। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को हुए चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में 72 घंटे तक किसी भी नेता के प्रवेश पर रोक लगा दी। यही नहीं, आयोग ने अगले चरण यानी 5वें दौर के मतदान से 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फरमान भी जारी कर दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले से ममता बनर्जी खासा नाराज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा लॉकडाउन समाधान नहीं। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से बने हालात से निपटने के लिए अस्पतालों में बेडों की संख्या, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन पर बात की। अस्पतालों में बेडों की संख्या पर सीएम केजरीवाल ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ऐप हमने पहले जारी किया था वो आज भी काम कर रहा है। अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तो बेड की संख्या देखकर सीधे खाली बेड वाले अस्पताल में ही जाएं। प्राइवेट अस्पताल जैसे ही सरकारी अस्पताल में भी व्यवस्था है, बहुत जरूरत हो तभी अस्पताल जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड, बंगाल समेत इन राज्यों में बारिश के आसार, सौराष्ट्र कच्छ में लू, जाने अपने शहर के मौसम का मिजाज। जी हां दोस्तों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में चक्रवाती दशाओं की वजह से अगले 2 दिनों तक मौसम सुहाना बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बताया है कि इस वक्त बिहार और झारखंड के ऊपर एक चक्रवाती दशा सक्रिय है, जिसकी वजह से 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं और झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य प्रदेश, विदर्भ में अगले 2 दिनों तक आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान फिर से बारिश हो सकती है। झारखंड में मौसम सुहाना बना हुआ है। शुक्रवार की शाम झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों और अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक वहां भी हवा 30 से 40 किलोमीटर की गति से चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने केरल और माहे में 11 से 14 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय और अंदरूनी इलाकों में भी 13 से 15 अप्रैल के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 11 से 14 अप्रैल के बीच बारिश और हिमपात हो सकते हैं, जबकि 15 से 17 अप्रैल के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा चढ़ रहा है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य तौर पर आकाश साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है और यहां का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 17 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच हुई 11वीं सैन्य वार्ता, दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत। जी हां दोस्तों, भारतीय चीन के बीच 11वीं कमांडर लेवल की मीटिंग शनिवार 9 अप्रैल को LAC पर पूर्वी लद्दाख के चुशुल BPM हट में हुई। पूर्वी लद्दाख में LAC पर डिसएंगेजमेंट से संबंधित शेष बचे मुद्दों को समाधान के लिए दोनों पक्षों ने विस्तृत विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्रालय ने इस मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों संयुक्त रूप से जमीन पर स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नई घटनाओं से बचने और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार एक त्वरित तरीके से बकाया मुद्दों को हल करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। इसे रेखांकित किया गया कि अन्य क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट का पूरा होना दोनों पक्षों के जरिए डी-एस्केलेशन ऑफ फोर्सेस पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही शांति बहाली और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को भी सुनिश्चित करेगा। बता दें कि 9वें दौर की मीटिंग के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो लेक से सटे इलाकों से डिसएंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट के साथ साथ पूरी तरह से डिसएक्सेलेशन होना बाकी है। भारत और चीन के बीच पिछले साल 5 मई को सीमा पर गतिरोध शुरू हुआ था। पैंगोंग झील वाले क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने भारी हथियारों के साथ सीमा पर हजारों सैनिक तैनात किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, कुलगाम जिले के हथीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया, मुठभेड़ जारी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हथीपोरा में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। वहीं अनंतनाग के सैनशन में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसकी जानकारी कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने दी है। एक अधिकारी ने बताया कि हथीपोरा क्षेत्र में पुलिस सेना की 34 RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर घेराबंदी की है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही
सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संबंधित ठिकाने की ओर बढ़ी। छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि हथीपोरा में 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों ने सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। जवान छुट्टियों में अपने घर आया था। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने जिले के बीज बेहरा इलाके के गोरी वन में स्थित सलीम के आवास के बाहर उसे गोली कर घायल कर दिया। घायल जवान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले शोपियां और पुलवामा जिलों में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में आतंकवादी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के प्रमुख इम्तियाज अहमद शाह समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। शोपियां में हुई मुठभेड़ में 5, जबकि पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नौबाग में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया था कि शोपियां में मुठभेड़ बृहस्पतिवार शाम को शुरू हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए मौसमी अलर्ट। बिहार, झारखंड व पश्चिमी बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में रविवार को बारिश की आशंका है। सिक्किम में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि इन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हिस्से में तेज हवाएं चलेंगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में बना पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र पर है। इसके कारण भारत के उत्तरी राज्यों में 24 घंटे के बाद बारिश की संभावना अधिक रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल कोविड-19 वैक्सीन। नेपाल में कोरोना वैक्सीन खत्म, भारत से आपूर्ति के लिए लगाई गुहार, किया फोन। जी हां दोस्तों, भारत के साथ सीमा मुद्दे पर उलझा नेपाल अब कोरोना वैक्सीन के लिए गुहार लगा रहा है। नेपाल में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान नेपाली विदेश मंत्री ने वैक्सीन की सुगम आपूर्ति का अनुरोध किया। कोरोना के रोकथाम पर हुई चर्चा। नेपाली विदेश मंत्रालय ने बताया कि ग्यावली ने जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सहयोग पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रयास तेज करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। नेपाल ने वैक्सीन के लिए भारत का धन्यवाद किया। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग तथा कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराक देने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी भारत से मिले। वैक्सीन पर पीएम मोदी का धन्यवाद जता चुके हैं। भारत ने 2 खेप में नेपाल को ये वैक्सीन दिए थे। भारतीय सेना ने पिछले महीने 28 मार्च को नेपाली सेना को कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज सौंपी थी। भारत की ओर से नेपाली सेना को यह टीका वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दिया गया है। भारत और नेपाल की सेना के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और पिछले दिनों भारतीय सेना के प्रमुख को नेपाल में सम्मानित भी किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार, कृषि मंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री का यह बयान शनिवार को तब आया जब केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने केएमपी हाईवे को अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। किसान आंदोलन से लोगों को हो रही कठिनाई पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने किसान यूनियनों से आंदोलन की राह छोड़ वार्ता के लिए आने की अपील की है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि नए कृषि कानूनों का देश भर में स्वागत हो रहा है और देश भर के किसानों नए कृषि सुधार को लेकर कोई असंतोष नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा, देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ ही लोग नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता की ताकि किसानों की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान। लेकिन उन प्रस्तावों को नकारने के लिए सरकार ने एक समिति बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत तमाम मसलों पर विचार करने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि इस विचार विमर्श के दौरान 18 महीने तक नए कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव की सराहना पूरे देश में हुई, लेकिन आंदोलनकारी किसान यूनियनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्वीकार करने का यूनियनों ने कोई कारण भी नहीं बताया। सरकार के साथ बातचीत का दौर जारी रहने के बीच आंदोलन चलाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंदोलन तब चलाया जाता है जब आंदोलनकारी की मांग पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो, लेकिन सरकार ने खुले मन से 11 दौर की वार्ता की और किसान संगठन आंदोलन को स्थगित कर जब भी आए सरकार उनके मसलों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है।
केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल 26 नवंबर से आंदोलन चला रहे किसान संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को सुबह 8 बजे केएमपी हाईवे को अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद महासागर में क्वाड का नौसैनिक अभ्यास, चीन को घेरने की पहल। जी हां दोस्तों, इसी सप्ताह टोन नेर और फ्रिगेट नाम के 2 फ्रांसीसी जहाज ला पेरोस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जब कोच्चि बंदरगाह पहुंचे तो भारत और फ्रांस की सामरिक साझेदारी की महत्ता का पता लगा। इन जहाजों ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में होने वाले संयुक्त अभ्यास में भी हिस्सा लिया। वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और इस क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और विकास को विश्व शांति व समृद्धि के लिए आवश्यक माना था। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने पिछले वर्ष हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप में संयुक्त पेट्रोलिंग की थी। यह द्वीप हिंद महासागर में फ्रांस के नियंत्रण वाला विदेशी क्षेत्र है। यह मेडागास्कर और मॉरिशस से निकट भी है। फ्रांस हिंद महासागर में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति है जिसके अड्डे आबू धाबी, जिबूती, मायोर, कैलेडोनिया में भी इसके नौसैनिक अड्डे हैं। इसी साल फ्रांस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 23वां पूर्ण सदस्य देश बना है, जिससे हिंद महासागर को चीन जैसे देशों का एकाधिकारवादी मानसिकता के दायरे से बाहर निकालने की फ्रांस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भारत और फ्रांस के बीच पश्चिमी हिंद महासागर में वरुण नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया जाना है। इससे जाहिर होता है कि फ्रांस, भारत और मिलते विचारों वाले देशों के साथ मिलकर महासागरीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। विभिन्न देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों को संपन्न करने के साथ ही भारत की मैरीटाइम डिप्लोमेसी तो मजबूत हो रही है, साथ ही भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए आवश्यक सामर्थ्य का भी विकास हो रहा है। अभी पिछले माह की क्वाड के सदस्यों देशों के नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शासन अध्यक्षों के बीच जिस मुद्दे पर सबसे प्रमुख रूप से बात हुई वह थी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और भारत का सागर विजन। इस बीच कोविड वैक्सीन को लेकर भारत और अन्य सदस्यों ने जिस तरह से सकारात्मक सोच को जाहिर किया, उसने क्वाड को एक सकारात्मक और समावेशी सोच वाले फोरम के रूप में बनाए रखा। सदस्य देशों ने इसमें जलवायु परिवर्तन, सागरीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति प्रणालियों पर चर्चा कर इसे चीन के प्रति संतुलन करने वाले ब्लॉक पर एक बहुआयामी महत्व वाले समूह के रूप में प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि 21वीं सदी हिंद प्रशांत क्षेत्र की है जो दुनिया की तकदीर तय करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, प्रधानमंत्री ने बंगाल के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत शनिवार को हो रहे मतदान में लोगों से रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। मैं लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। खासकर युवा और महिला मतदाताओं से मैं बड़ी संख्या में आकर मतदान करने का अनुरोध करूंगा। इस चरणों में 5 जिलों की 44 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राज्य में 8 चरणों में मतदान संपन्न होना है। मतों की गिनती 2 मई को होगी। इसके साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी लोगों से मतदान की अपील की। सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया कि मैं बंगाल में अपने भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूं कि वे आज बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। भाजपा के 2 सांसद भी चुनाव में मैदान में। पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। भाजपा के 2 सांसद भी चुनाव में मैदान में हैं। इस चरण में उत्तर बंगाल में कूच बिहार तथा अलीपुरद्वार जिलों तथा दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में बनाए 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया है। शनिवार को होने वाले चुनाव में कुल 1,15,81,022 मतदाता 373 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हावड़ा में 9 विधानसभा सीटों, दक्षिण 24 परगना में 11, अलीपुरद्वार में 5, कूच बिहार में 9 और हुगली में 10 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। वहीं टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और उनके भतीजे एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में हुए 3 चरणों के चुनाव में भाजपा कम से कम 63 से 68 सीटें जीतेगी। अमित शाह। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीते 3 चरणों के हुए चुनाव में भाजपा कम से कम 63 से 68 सीटें जीतेगी। एक प्रेस वार्ता में शाह ने कहा कि 3 चरणों में बंगाल की जनता से भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान के अनुसार भाजपा 3 चरणों में 63 से 68 सीटों के बीच जीतेगी। शाह ने दावा किया कि जिस तरह से टीएमसी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं से एक साथ आने और टीएमसी को वोट देने की अपील की है, उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक भी खिसक रहा है। शाह ने कहा कि
बंगाल की जनता आपके खिलाफ इसलिए है कि जो लाखों करोड़ों शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का कानून CAA मोदी लेकर आए और आप CAA का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दीदी बार बार आरोप लगा रही हैं कि गृह मंत्रालय के इशारे पर CAPF चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि CAPF एक जब चुनाव में काम करते हैं तो गृह मंत्रालय का उन पर कंट्रोल नहीं होता है। गृह मंत्री ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पर चुनाव के समय कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सीधी सीधी बात भी अगर दीदी को मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई है। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में हमला हुआ, इन हमलों के खिलाफ TMC के एक भी नेता की टिप्पणी नहीं आई। ये लोग मौन इशारा कर रहे हैं कि आप हिंसा करिए। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल की जनता आपके खिलाफ है क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः चरमरा गई है। बंगाल की जनता आपके खिलाफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ बिना रोक टोक के हो रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।